जय हिंद। आइए, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 12 को ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें स्टेट टर्म को डिफाइन किया है कि इन द केस स्टेट ट्राई टू वायलेट योर फंडामेंटल राइट। अब हम लोग आर्टिकल 13 को जानेंगे, जिसमें की है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। लॉ मतलब नियम, इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट मतलब कोई ऐसा नियम कानून, ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव विंग के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है और वह नियम, वह कानून आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ प्रतीत होता है, उस परिस्थिति में उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और कोर्ट उसे इन द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट स्ट्रक डाउन कर देती है, उसे रद्द कर देती है। तो अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 में ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फंडामेंटल राइट, कोई भी नियम कानून, ठीक है, कोई भी नियम कानून जो किसी भी मौलिक अधिकारों का अगर वो हनन करता है, ब्रीच करता है, वायलेट करता है, तो इन दैट केस दैट लॉ विल बी वाइट, नल एंड वाइट, उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 13 में बताया गया है। वह इसलिए बताया गया है और एक प्रकार से कह सकते हैं इसलिए इसे दिया गया है आर्टिकल 13, ताकि हम मौलिक अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन मौलिक अधिकार देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, अदरवाइज इट विल यूजलेस। हमने आपको जो है मौलिक अधिकार बहुत लंबे चौड़े लिस्ट में दे दिए हैं, अगर उसकी प्रोटेक्शन ही ना की जाए, उसकी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया जाए, तो फिर उसकी औचित्यपूर्ण क्या होगा कि अगर आपको इतने अधिकार दिए हैं और उसकी प्रोटेक्शन ही सही तरीके से ना की जा रही हो। तो आर्टिकल 13 में क्लियरली इंडिकेट किया है कि वैसे नियम, वैसे कानून जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ प्रतीत होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो लोग कर ही देते हैं, उसे रद्द किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रिपल तलाक, जो एक ट्रेडिशन था, एक कस्टम था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया, वह राइट टू इक्वलिटी का हनन कर रहा था, मतलब वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट का। जेंडर इनइक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी ऐसा नियम कानून जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, सरकार के द्वारा बनाया जाता है, मतलब पार्लियामेंट में लाया जाता है और लगता है कि नहीं, किसी को भी अगर लगता है कि मैं ये कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप जाके चैलेंज कोर्ट में कर सकते हैं, फिर न्याय व्यवस्था उसमें जांच पड़ताल करेगी, वो देखेगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है ना, इसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मतलब इसे एक प्रकार से जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं घर में, देखते हो वो सब सारे बच्चों को या पूरे के पूरे फैमिली मेम्बर जितने बेटे पोते होते हैं वो सब वो गार्जियन के तौर पर रहते हैं, ठीक है, सिस्टजन होते हैं, सबकी देखरेख करते हैं, कोई बदमाशी ना करे, कोई हल्ला ना करे, कोई गुल्ला ना करे, कोई उड़दंग ना मचाए, मतलब किसी में लड़ाई ना हो, भाइयों में प्रेम बना रहे। तो यह है जुडिशियल रिव्यू, मतलब भारत के पार्लियामेंट के द्वारा कोई नियम कानून अगर बनाया जाता है तो उसे जो है जुडिशरी जो है, मतलब न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसको जांच पड़ताल कर सकती है, उसके रिव्यू कर सकती है कि जो ये संसद के द्वारा नियम बनाया गया है वह संविधान के नियमों के आधार पर है या नहीं, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसे फॉलो किया गया है नहीं, या फिर कोई इससे मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं होता। तो वही है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर कन्फर्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि किसी भी नियम कानून का वह जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत उसे जांच सकती है, और यह हाई कोर्ट को अधिकार है अनुच्छेद 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत वह किसी भी नियम कानून को वह अपने तरीके से जो है जांच पड़ताल कर सकती है। एंड कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर कह सकते हैं कि नल एंड वाइट, वह किसी भी नियम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है इफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फाउंड दैट इट विल वायलेट फंडामेंटल राइट, और या फिर
यह वायलेशन कर रहा है, यह ब्रीच कर रहा है मौलिक अधिकारों का, इस परिस्थिति में उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर देगा। टर्म लॉ, लॉ मतलब लॉ जो टर्म यहाँ यूज किया गया है, यह लॉ नियम कानून किस चीज का? तो लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है, संसद के द्वारा, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधान परिषद या विधानसभा। आगे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस वगैरह भी जैसे पार्लियामेंट अगर फंक्शन में नहीं होती है तो बहुत सारे सरकार जो है अध्यादेश लाती है, ऑर्डिनेंस लाती है, लेकिन 6 महीना में वह ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित कराना होता है। तो वैसे कोई ऑर्डिनेंस जो इमरजेंसी सिचुएशन में भी लिए गए हों, अगर वह मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उस ऑर्डिनेंस को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है स्ट्रक डाउन कर सकती है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। आगे है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, एक्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय लॉ एंड नोटिफिकेशन। जो देखो ना, जो एक्जीक्यूटिव विंग होते हैं ना, मतलब जो कार्यपालिका होते हैं, वो कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, कोई सर्कुलर जारी करते हैं या ऑर्डर जारी करते हैं, वह ऑर्डर भी अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उस ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज करके स्ट्रक डाउन करवाया जा सकता है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस लॉ लाइक कस्टम्स, कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, कुछ कस्टम है, कुछ ट्रेडिशन है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उस परिस्थिति में भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। कि यह रीति रिवाज, जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रिपल तलाक का मैंने एक उदाहरण दिया कि आपके राइट टू इक्वलिटी का हनन करता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फैलाता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म करने का प्रयास किया और खत्म कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नॉन लेजिस्लेटिव भी कोई ऐसे कस्टम्स हैं, कोई ट्रेडिशंस हैं जो कि परंपराओं से चली आ रही है, जैसे कह सकते हैं ना कि होती है बहुत सारे, जैसे बाल विवाह या सती प्रथा, खैर तो वो सब बहुत पुराने हो गए, लेकिन एक प्रकार से ऐसे कानून, ऐसे एक चलन प्रचलन जो कि स्वतंत्रता का अधिकारों का हनन करता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ आया, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था कि मिलिट्री में भी वुमेन्स को शामिल किया जाए, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है, और जितने भी वुमेन्स हैं अब उन्हें भी मिलिट्री में जाने का कह सकते हैं कि परमिशन मिल गया है। ठीक है, आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी संवैधानिक जब बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, संशोधन होते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 13 एंड नॉट ए लॉ हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। देखिए, कोई भी संवैधानिक संशोधन होते हैं वह तो नियम नहीं है, तो इस परिस्थिति में उसको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भाई ये जब नियम ही नहीं है तो आप इसे कैसे चैलेंज करेंगे कोर्ट में। लेकिन केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, कहीं एग्जामिनेशन और आंसर राइटिंग में जो है कोट करने की जरूरत पड़ेगी। केशवानंद भारती केस इन 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, केशवानंद भारती केस 1973 कि इट कैन बी चैलेंज इफ वायलेट फंडामेंटल राइट, कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन भी है, कोई जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, और अगर यह जो है वायलेट करती है फंडामेंटल राइट का, या अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जुडिशियल रिव्यू में जाके कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर देगी। ठीक है, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो मतलब एक प्रकार से कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्लियर डिफाइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है केशवानंद भारती केस इन 1973 में कि इफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्राई टू वायलेट या फिर इन वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, सो इन दैट केस अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इट मे ऑल्सो स्ट्रक डाउन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये पूरे के पूरे लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, ऐसे नियम कानून जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उस नियम कानून को रद्द किया जा सकता है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम एक एक मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 12 कर लिया, आर्टिकल 13 कर लिया, अब हम लोग आर्टिकल 14 देखेंगे। तो अब हमें एक एक जो है मौलिक अधिकारों का आगे हम पूरी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल। If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, or any question related to fundamental right, you may put in the comment box. Thank you once again. Have a great day.